बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां नोएडा में हाजिर हूं। तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत। वसंत पंचमी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने तो वसंत पंचमी मनाई है आज? अच्छा, वो टीका से तो पता चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुलाब के फूल मुझे खूब दिखे। नाराज हो क्या हमसे? नहीं तो मैंने तो गुलाब की बात कर रहा हूं, वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूं। तुम तो ऐसे देख रहे हो मुझे जैसे मुझे नाराज हो बहुत। नहीं नहीं, नाराज मत हो। मैं जो तुम कहोगे मैं वही बात कहूंगा, ठीक है ना? जो तुमको पसंद हो। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। रवि, क्या काम करते हैं रवि? बहुमंजिला कार का पार्किंग में। हाँ जी, इसमें पार्किंग में काम कर रहा हूँ। पार्किंग में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं समझ सकता हूं थके होगे, दिन भर काम करते रहे होगे तो थक गए होगे। नहीं थके नहीं हो? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वसंत पंचमी की भी, और वैलेंटाइन डे तो मना ही रहे हैं लोग। गुलाब के फूल से लग रहा है सारे गुलाब यहीं आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, थैंक यू सो। कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही। मैं मौका लगाता हूं, मैं ऊपर आता हूं, आपसे बातचीत करूंगा। तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, जब आप कहेंगे अपनी बात कहने के लिए तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। दो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। छठा सम्मन जो है अरविंद केजरीवाल जी के पास पहुंच चुका, और उन्होंने कहा कि अभी तक तो पता नहीं कि अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बात करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल छठा सम्मन उनके पास है। दूसरी बात जो बड़ी है खबर के लिहाज से, वो ये कि सोनिया गांधी में चर्चा में जो है, सोनिया गांधी ने कहा कि अब वो राज्यसभा से जाएंगी, और ऐसा कांग्रेस में दूसरी बार हो रहा है। इंदिरा जी गई हैं 64 में, लेकिन उसके बाद ये दूसरी बार है कि वो राज्यसभा से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति इंटर कर रहा है। ये दूसरी बात है। लेकिन हाँ, तीसरी जो घटना है जिसमें सारे लोग कहेंगे कि उसमें क्यों नहीं बोला आपने, किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को लेकर तमाम प्रदर्शन है, बातचीत है, चर्चा है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी बातचीत है जो आपसे मैं सुनना चाहूंगा और आप चर्चा करना चाहेंगे। जो मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में आसपास भागते हुए चले आ रहे होंगे, वो मिलेंगे आपको। डॉक्टर टीना करमदीन बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रभात जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शर्मिष्ठा जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने दो बातें रखी, खबरों का सिलसिला यह है, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन अभी कुछ देर बाद वो करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का जहां तक है तमाम सारी बातचीत है। आप अपना कोई सिरा उठाना चाहेंगे बातचीत का, स्वागत है आपका। लेकिन मैंने खबर का सिरा रख दिया। राज्यसभा से जाना चाहती हैं कांग्रेस के पक्ष से, मैं पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, उसके बाद डिबेट इज ओपन। जी जी सर, आपने बहुत सारे दिन गिनवाए, लेकिन आज एक दुखद घटना भी हुई थी 14 फरवरी, याद है? 40 शहीद जो है पुलवामा में। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित करना चाहती हूं। और दूसरा मैं बताना चाहती हूं, देखिए 750 किसानों ने शहादतें दी हैं इस देश में, उसके बाद भी ये सरकार की आंख नहीं खुली और वो किसानों की मांगे मान नहीं रही है। और देश के प्रधानमंत्री यहां से वहां जाते रहेंगे, लेकिन अपने ही देश के किसानों की बात नहीं सुन रहे। साहब, वो चांद नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ अपने हक और हकूक की बात कर रहे हैं। उनसे आकर क्यों नहीं मिलना चाह रहे? और वही राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी, बैठ जाइए वहीं पे, वहीं बैठ जाइए, उसी जगह बैठ जाइए, उसी जगह बैठ जाइए। वो लगातार हाथ जोड़कर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। और एक ऐतिहासिक दिन कल वो फैसला भी दिया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो गारंटी, जो कि मोदी जी गारंटी का पूरा ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि वो एमएस की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी, वो कानूनी गारंटी, वो शब्द कहा कानूनी गारंटी, वो कानूनी गारंटी देना। गुप्ता जी रिएक्ट करना चाह रहे। गुप्ता जी आपने शर्ट बहुत अच्छी निकाली आज, वैलेंटाइन डे के हिसाब से निकाली। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी बोलिए। जो प्रश्न आपने पूछा था, कांग्रेस के प्रवक्ता उस प्रश्न को गोल कर गए। रायबरेली हार रहे हैं,
तो आप भाग निकल रहे नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता बेहतर रहेगा, उन्होंने जवाब ये दिया, आप अपनी बात कहिए। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि इस समय कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने में भी डर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सहयोगी दल सारी सीटें भले ही ले लें, बस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दें ताकि 24 ना सही 29 में हम कमजोर ना होकर मजबूत होकर लड़ेंगे। तो 24 की लड़ाई नहीं, 29 की लड़ाई, 24 की लड़ाई वो हार मान चुके हैं, बस अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका एक और आखिरी एजेंडा यही है और अगर ये एक बार उन्होंने कर लिया तो अगली बार ये मजबूती से लड़ेंगे और तब ये किसी विपक्षी दल की, सहयोगी दल की नहीं सुनेंगे। जी, ऋषभ जी का भी स्वागत है। सिलसिला शुरू हुआ था कि सोनिया गांधी जी ने तय किया कि वो राज्यसभा जाएंगे, पार्टी ने तय किया। देखिए अब हम तय करेंगे, ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी कि राज्यसभा से कौन जाएगा। बिल्कुल, ये आपका प्रेरोगेटिव है। बिल्कुल हम तय करेंगे ना ये। और ये भी आप तय करेंगे कि मुझे खबर पे रहना है, कहां कौन सी खबर पे रहना है, ये जरूरी नहीं कि मेरी खबर पे आप आए। जी, और हम तय ये छूट इस डिबेट में है बिल्कुल कि आप ये तय करेंगे नहीं मुझे इस पे बात नहीं करनी। प्रतीक जी आप करिए बात, मुझे तो ये वाली बात करनी है। अगर डिबेट आम लोगों के बीच में होती है तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बार बार 400 पार करते हैं, कहते हैं, लेकिन वो देश के किसानों की बात नहीं सुनते। हम बार बार ये दोहराएंगे कि आपने साहब 303 का जो कहते थे वो तो पास कर लिया, लेकिन आप किसानों का दिल नहीं जीत पाए। किसानों का दिल नहीं जीत पाए, किसानों का दिल जीतना है। बाबूजी कहां से आना हुआ? हैदराबाद से। तो कैसे, नोएडा में कैसे? कुछ काम के सिलसिले में। हो गया काम? हाँ हो गया। तो वापस लौट जाएंगे? हाँ कल जा रहा हूँ। कल जा रहे हैं? अयोध्या। कल अयोध्या जाएंगे? तो अब आए हैं तो सोचा अयोध्या के दर्शन भी कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है और इसके लिए मोदी जी को क्रेडिट जाता है। जो देश में हम लोग का अयोध्या, अगर कांग्रेस थी तो शायद हमको और 400 साल वेट करना पड़ता था। 400 साल? और 400 साल या हो भी नहीं सकता था ये पॉसिबल। लेकिन ये क्योंकि ये हुआ है बिकॉज ऑफ मोदी और योगी की वजह से। ये योगी और मोदी जी की वजह से हुआ कि हैदराबाद से आए हैं, काम निपटा लिया है, बोले कि अब हम दर्शन करके अयोध्या जाएंगे। बोलते नहीं हो, पूरी बात सेंटेंस किया करो। सारा ठेका मैंने ले रखा है। नहीं बिल्कुल हाँ, थोड़ा बहुत तुम्हारा भी तो है। बिल्कुल। क्या काम करते हो? सर छोटा मोटा एक कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते हैं। छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हो? जी। ठीक ही ठाक काम होगा इसके मतलब, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? रोहित कुमार। वाह रोहित जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ, न्यू अशोकनगर। अच्छा। रहने वाला डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद का हूँ। रहने वाले फरुखाबाद के हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं दिल्ली और नोएडा के। मैं समझ गया, न्यू अशोक रोड। तो कुछ कहना चाहते हैं? बस सर बीजेपी अपना सही काम चल रही है, कर रही है। सही काम चल रही है? सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है? बिल्कुल सर। क्या काम सही कर रहा है? कोई भी काम उठा के देख लीजिए सर। हाँ, अगर हम अपना एक छोटा सा उदाहरण लेके चलें, अगर हम अपना घर बनाने के लिए चलें, छोटा सा अपना मकान बनाने चाहें तो 1 साल मिनिमम लग जाता है। हाँ जी बिल्कुल लगता है। बिल्कुल सर। हाँ जी। और 1 साल के लिए हमें अपनी एक झोपड़ी में रहना पड़ेगा जिससे कि हमारा घर बने। हाँ जी बिल्कुल। तो वही मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, फरुखाबाद के हैं? वाह वाह, समझाया देखो कितने अच्छी तरह से। फरुखाबाद का आदमी समझाता बहुत अच्छी तरह से। वाह क्या बात है। कितने साल हो गए दिल्ली में? सर 92 से हूँ। 92 से छोटा मोटा काम कर रहे हैं? बचपन से हैं। अभी कितनी उम्र हो गई? 36 साल की हो गई। जी, समाजवादी आम आदमी पार्टी, योर रिएक्शन। छठा सम्मान। अब इनकी तानाशाही 6 भेजे 10 भेजे, गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही आइए इधर बता रहा हूँ, उसमें झटका नहीं जी। अच्छा, 1 मिनट बीच आ, इसे तानाशाही नहीं बेशर्मी कहते हैं। आप जा नहीं रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। आप ये डायलॉग मारते थे ना, अरे ईडी बुलाओ, सीबीआई बुलाओ, जाओ जवाब दो। अब जवाब दो ना। सबके नाम पर बार बार कहते थे कि ये करप्ट वो करप्ट। अरे असली करप्ट आप हैं। आपके मंत्रियों को जेल हो गई, उन्हें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दे रही। आप हिम्मत हार चुके हैं। मोदी जी ने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है। जितने विपक्ष के नेता थे जिनको मोदी जी भ्रष्टाचारी बोलते थे, पार्टी में शामिल करा, बोले जी भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार है। आप एक नाम बता दो, इनसे पूछो। मोदी जी बोलते थे ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, सबको पार्टी में अपने ले आया, अगले दिन बोल रहे ये ईमानदार है। तो मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें घोटालेबाज को डालते हैं और जो आदमी उनकी बात नहीं सुनता उसको ईडी छोड़ देते हैं। देश में सारे नेताओं के खिलाफ, जितने भी ईमानदार नेता है, सबके खिलाफ ईडी का मामला दर्ज करा रहा है। चुनाव के पहले क्यों मामले आए, उससे पहले क्यों नहीं आए? ये गुंडागर्दी तानाशाही बहुत हो गई, जनता देख रही है। आपके बोलने से ठीक है साहब, ठीक, डन। बीजेपी। प्रतीक भैया, मीडिया जो होता है चौथा स्तंभ बोला जाता है लोकतंत्र का,
और आपको बखूबी आता है चीजों को बैलेंस करना। कल कुछ हुआ था, उसके लिए मुझे लगता है वैसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूं। कल जो हुआ वो बीत गया। राजनीति में तो एक चैप्टर फटाफट बदलता है। मैं वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं, पार्टी के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। अगर कभी कुछ गलती हो, कुछ गलत हो तो स्वीकारना सीखो, ये नहीं स्वीकार रहे। गलत तो हुआ हो। आज देश के प्रधानमंत्री भी ऐसा सीख देखिए, अगर ये पर्सनैलिटी का देखो, मैं तुमको एक चीज और बता दूं, बाकी सब ठीक है, राजनीति में जरा सी भी कमजोरी, थोड़ी सी भी कमजोरी विपक्ष नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। ये कमजोरी नहीं, ये हमारे संस्कार और ताकत है कि सच बोलते हैं। 350 करोड़ का घोटाला करने के बाद ईडी का रोना नहीं रोते, राजनीतिक आरोप लग रहा ये व्यथा नहीं व्यक्त करते, और ये स्वीकारना पड़ेगा। कहते 400 पार का नारा, अरे हमें कॉन्फिडेंट है, हम जोड़ रहे हैं, विकास से जोड़ रहे हैं। आप जोड़ो यात्रा निकाल के टूटते जा रहे हैं तो 400 क्या 40 नहीं पहुंचेगा, तो 400 की सपना आप देख जी सकते हैं। जी जनाब, ये सिर्फ बातें बनाते हैं, जुमला करते हैं। आप तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम कर रहा है जो दिल्ली के लोग हैं। गुप्ता जी ऐसे नहीं बोले दो भाई। यहाँ दिल्ली के जितने लोग आप उनसे पूछ सकते हैं, शिक्षा में क्या काम हुआ है, स्कूल कितने बेहतरीन हुए हैं, पानी फ्री है। जो कहा वो किया। हाँ, काम की बात करो, एक मिनट काम पे बात करें, काम पे चर्चा करें। फालतू बदमाशी चल रही, चलने दो। चुनाव के पहले ही सारे बदमाश ईडी वाले, मतलब अभी छापा लग रहा है जो विपक्ष के बड़े ईडी को बदमाश बता रहे हैं आप? बिल्कुल बदमाश बता रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है। प्लीज एक मिनट बीच में नहीं। नहीं सर प्लीज नहीं आराम से पहले नहीं ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली से मतलब कनेक्ट है। आप यहाँ जितने दिल्ली के लोग हैं पूछ सकते हैं कि इनके 7 सांसद हैं, इन्होंने क्या काम करा है। हमारे जो अच्छा ये बताओ, बीजेपी से तो नहीं बन रही, कांग्रेस से काहे के लिए नहीं बन पा रही है? क्या मतलब है बन नहीं पा रही? बीजेपी नहीं जवाब तो हम जाएंगे कहा? कहने लगे ये लायक नहीं है। ये कांग्रेस वाले, उन्होंने कहा कि आप, मैं बिल्कुल साहब, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। बोले ये कांग्रेस वाले लायक नहीं है किसी के, तो इसलिए आपको तो टिकट तो मिलना नहीं चाहिए, सीट देंगे नहीं। कहां आप बांटने वाले थे, कहां इनसे पाने वाले हो गए। स्थिति आप देख रहे हैं जी। दिल्ली में हमें हमारे जो स्टैंड था पार्टी का हमने तय कर दिया। दिल्ली में हमारी सरकार है, हम एक सीट देना चाहते हैं, ये लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो हम हमारा पूरी दिल्ली सर प्लीज दिल्ली में जितनी जनता है हमारे साथ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, ये इन्होंने तय किया है कि हम जो है मौसम आ रहा है, शादी ब्याह का बारात लेकर निकलेंगे, जिसकी प्रदेश उसके यहाँ उसी का धुन बजेगा, इन्होंने तय किया है। अब घर वाले खिड़की मोहल्ले वाले खोलेंगे, भैया बारात किसकी आ रही है? देखिए ये राष्ट्रीय पार्टी है, जब अपना तय करेगी। नहीं ठीक, ये संस्कार है। ये बोल रहे थे बीच में नहीं बोले, ये इनकी आदत है, पहले बोलेंगे झूठ बोलेंगे, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका है बदमाशगिरी। ये राजा हरिश्चंद्र इनकी ये हैसियत है। तुमने मॉडल कर दिया। तो राजा हरिश्चंद्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा था जिस दिन राजनीति में आऊंगा, सबको पता है गाड़ी घोड़ा सब, आज सबसे बड़े आलीशान मकान में रहता। अब देखिए राजनीति में कहा होगा, अब कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, ठीक है। अब कहा था लोकपाल के लिए, तो कहा था, अब जब मौका आएगा तो बना देंगे। हाँ जी, हर साल 29 दिसंबर आता है सर। 29 दिसंबर को वही पोस्टर दोबारा लोग शेयर करते हैं कि आ जाएगा जन लोकपाल, कल आएगा जन लोकपाल। अरे आ जाएगा, तुम्हें इतनी चिंता क्या है? पहले समाजवादी पार्टी से बात करने दो जी। मैं आया रंजन जी पूछिए। अरे बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, अब आप कितनी सीटें देंगे? कांग्रेस वाले आप ही की तरफ देख रहे हैं। आपने 4-5 मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए जो आपको बेहतर लगे। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जी। जब सरकार को या व्यापारियों को गेहूं खरीदना होगा तो 16-17 रुपए से ज्यादा का गेहूं किसान का नहीं बिकता, लेकिन इन्हें आटा 40 रुपए में बिकता है। इस पे भी कोई कंट्रोल करेगा क्या? भाई ये सब आदमी, आप चुप रहिए, बीच में नहीं यार, फिर इनसे पूछ लो। नहीं हटाइए, बोले डिस्टर्बेंस होता, ऐसा ना धारा प्रभाव बोलने में फिर दिक्कत होती है। बोले दो दोबारा नहीं होना चाहिए। हम जब बोल रहे, आपके बोलने में नहीं बोलना ना यार। कौन कर रहा है? तो जो ये जनता के मुद्दे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करे, या तो किसान को मूल्य मिले या जनता को सस्ता मिले। इसमें कहां है सरकार? भाई 17 रुपए गेहूं मिलते हैं, पिसाई 2 रुपए जोड़ लो तो 20 रुपए में बिकवाओ। किसानों का जो मुद्दा है, 2016 में मोदी जी कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के प्रेसिडेंट थे, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री थे। मोदी जी ने चिट्ठी लिखी कि इस देश में किसानों का भला नहीं हो सकता जब तक इनको एमएसपी का कानून बना के ना दिया जाए।
आप 10 साल से प्रधानमंत्री हो, अपनी बात आपको याद नहीं आती। तीसरी बात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप चुनाव लड़े और आपने कहा कि 1000 रुपए हम धान पे आपको देंगे बोनस, और सरकार बनते ही आप मुकर गए। तो ये नियत जो लोकतंत्र में है, जनता की अदालत में जाना और सरकार बनते ही मुकर जाना, अगर यही राजनीति है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा चल रहा है, फिर इससे अच्छा कुछ नहीं चल सकता। धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, हाँ आपने 3 विषय रखे। हाँ एक तो सोनिया गांधी वाला, राज्यसभा वाला, दूसरा किसान वाला, एक और। हाँ मैं तीनों विषय में कहना चाहता हूं, प्रवक्ता जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि आज स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि सोनिया को राज्यसभा जाना पड़ रहा है। रायबरेली, मैं वहां से, लखनऊ से आता हूं, अमेठी और रायबरेली में। वो राज्यसभा से जाए तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपत्ति की बात नहीं हो रही, मैं आपत्ति की बात ही नहीं कह रहा हूं। हाँ। ऐसा है, ये बात चल रही थी कि वहां से प्रियंका लड़ेंगी, बात चल रही थी। अमेठी में स्मृति ने अच्छा काम किया। मुंशीगंज आप जाते हैं, वहां गेस्ट हाउस में रुक के आप चले आते हैं। रायबरेली की और अमेठी की जनता नेहरू खानदान से लगातार, इंदिरा जी के समय से वो पूरा गढ़ रहा है कांग्रेस का, समाप्त हो गया। आपने संगठन वहां बनाया नहीं। मैं हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, स्कूटी पे आप जा रहे हैं, वहां मीडिया भाग रही है आपके पीछे। सवाल इस बात का है कि आप खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि आज जो स्थिति समाज में बदल रही है, समाज बदल रहा है। मैं 1 दशक की बात करता हूं कि 1 दशक में जो मैंने परिवर्तन देखा, मेरी 34-35 साल की पत्रकारिता है मेरी आज की तारीख में, मैंने ये देखा, मैं भी थोड़ा सा कायल हो गया। एक मोदी जी का इसलिए हो गया, या भारतीय जनता पार्टी का हो गया, कि ये लोगों को, यहां जितने भी लोग बैठे खड़े हैं, आपको बताएंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिर्फ विरोधियों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके आगे पट्टी बंदी हुई है। क्यों बंदी हुई पट्टी भाई, आप बताइए। ठीक है, अच्छा दिख रहा है या अच्छा दिखाया गया है, दो में फर्क है। ठीक है, 80 करोड़ लोग भारत में गरीब है, उन्हें आपको राशन बांट के खिलाना पड़ रहा है। अगर ये अच्छा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक बात। दूसरी बात ये, राजनीति में झूठ का चरित्र, जो राजनेता भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, गांधी थे, इनको लोग फॉलो करते थे, ये उनके आदर्श थे। लेकिन आज राजनीति में बड़ी से बड़ी झूठ बोल के और वो आदर्श साबित करें, नई पीढ़ी को हम यही देखे जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने, प्रवक्ता ने ये बात बताई है जी। सर, भाषण वाली बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ वास्तविकता की बात करते हैं। आप इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, आपने बड़े बड़े नेताओं को कवर किया होगा। पत्रकारिता के विषय में ही बात कर ले तो संपादक बढ़िया हो तो स्टोरी बढ़िया जाएगी ही जाएगी। अरे भाई साहब, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, गुजरात में थे, यूपी बनारस में आए, बिहार और यूपी का सारा समीकरण बांधा, और जो कहते थे ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से होके जाता है, उसको सक्सेस करके दिखाया। और यहां तो सेनापति ही भाग रहा है। जब सेनापति तितर बितर हो गए तो सैनिकों को क्या होगा? सैनिक किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। सोनिया गांधी आज भी राहुल जी से और प्रियंका जी से अच्छी समझ रखती है राजनीतिक, इस वजह से उनका स्टैंड करना जरूरी था। और दूसरी चीज, मैडम आपने बिल्कुल सही बात की, राहुल जी आज किसानों के पास जा रहे हैं। 1988 बाबा महेंद्र टिकैत जी का आंदोलन, उस आंदोलन में भी लोग शहीद हुए। गांधी परिवार का एक जन भी उनसे मिलने गया हो तो बताइए, एक भी जन गया हो तो? आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप बहुत सारी जगहों पे सरकार में हैं। अरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर यह लॉ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर तोड़ी जाएगी तो 5 साल की सजा होगी। आप 2 साल से सरकार में हैं, इतने विधानसभा के सत्र आपने बुला लिए, आपने ये कानून रद्द क्यों नहीं किया? ये किसानों के खिलाफ काला कानून नहीं है क्या? जी, मोदी साहब ने कहा था कि मैं चीन को लाल आंखें दिखाऊंगा, आज वो लाल आंखें अपने ही देश के, हिंदुस्तान के किसानों को दिखा रहे हैं। अगर वहां पर कीलें गाड़ी गई है, वहां पर रास्ता रोका गया है, आने दीजिए ना उनको, दिल्ली में आने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं आप? और ये कहते हैं बार बार 750 इस देश में किसानों ने साबितें दी है। बार बार हम ये सवाल पूछेंगे कि कितने लोगों का लहू चाहिए आपको? राइट गुप्ता जी, मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता केवल वहीं तक है जहां आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपने हक के लिए प्रदर्शन करें, लेकिन दिल्ली में अराजकता फैलाकर कानून को हाथ में लेने की परमिशन किसी को नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान अगर नेगोशिएशन करें, सारी पार्टी साथ बैठे और ओपन में हो, मीटिंग खुले में हो, जैसे ये भैया। राइट, जी, बिल्कुल। शर्मिष्ठा जी आज बोलेंगे आप जी।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ। जो अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे उनको, हाँ। तो क्या दिल्ली की जनता का ये अधिकार नहीं है कि वो शांतिपूर्वक अपना नॉर्मल जीवन चला सके? पिछली बार जब किसान यहाँ बैठे थे तो कितनी असुविधा हुई थी, कितने लोगों का रोजगार चला गया था, आने जाने की कितनी असुविधा हुई थी, जो आज भी हो रही है। तो क्या चाहते हैं कि दिल्ली के लोग जो है उनका जीवन अस्त व्यस्त कैसे हो? जीवन जो है अस्त व्यस्त होता। आप बोलेंगे आज? बिल्कुल, मैंने लगा था तैयारी करके आप आई हैं आज। तैयारी तो नहीं करके आई, पर बोलूंगी मैं। बिल्कुल बोलिए। क्या नाम बताया था आपने? यामिनी सिरोही। यामिनी जी, बोलिए यामिनी जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कांग्रेस वालों से मैं पूछना थोड़ा तेज बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप देश में बहुत शांति की बात करते हैं। अब जैसे किसान आ रहे हैं, आपको पता है कि 10th का और 12th के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, कि उनको कितनी परेशानी होगी जो नोएडा आएंगे या नोएडा से वहां जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगी? 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं और जो आने जाने में बच्चों को दिक्कत होगी उसके बारे में कौन सोच रहा है? तुम बोलोगे? जी बोलिए, क्या नाम हो गया सर? सर मेरा चंदन जोशी नाम है। हाँ। और मैं लालकुआ नैनीताल उत्तराखंड से आया हुआ हूं सर। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जगह। आपने आज से सर 6 महीने पहले आपने प्रतिक्रिया की थी कि हमारा जो बीजेपी शासन में हमारा जो घर ढहा दिया गया अतिक्रमण के हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे। सर मैं वहाँ उस क्षेत्र का 50 साल पुराना निवासी हूँ और आज मैं यहाँ मजदूरी करने दिल्ली नोएडा में भटक रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि हम अतिक्रमणकारी जीवन से लेकर मरने तक अतिक्रमण ही करते रहेंगे या हमारे लिए भी कुछ सोचेगी सरकार? बिल्कुल, सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए जिस जगह पे हम बस रहे हैं वो जमीन किसकी है और वो कौन सी जमीन है, वो कहाँ की है, ये जरूर सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले, जिससे पहले कि आप अपने घर बनाएं, उससे पहले सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो बना रहे हैं ये गैर कानूनी है। जी जनाब वकील साहब। प्रतीक जी, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा एडवोकेट यहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता जी। हूं। आपके 3 विषयों में मैंने देखा। हाँ। तो केजरीवाल जी का वाला प्रश्न जो है, जहां तक वो छठा सम्मान आया उनको, छठा सम्मान जो आया है, जी। मेरा कहना है एक बेहतर हो कि वो कोऑपरेट करें और अपनी बात को रखें। बिकॉज लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे बताया जाए, मुझे कहा मेरा अपराध क्या है ये बताया जाए, या किस हैसियत से मुझे बुलाया जा रहा है? कानूनी तौर पे अगर आपको सम्मन गया है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कि उसमें आपको एक्सप्लेन करें कि आपको इस हैसियत से बुला। सम्मन में कभी नहीं होता, वारंट में कभी नहीं होता है कि इस हैसियत से आप आइए। इफ योर नेम इज देयर, यू हैव टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आपको डर क्या है? नंबर 1, अगर मान लो वो उसको मैं पूछ लेता हूँ, भाई साहब बताइए आपको डर किस बात का, ये मुझे बता दीजिए। कोई डर नहीं है। नहीं तो गिरफ्तारी तो होगी ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा? बात तो सुनिए, आंदोलन से निकली पार्टी है, ना जेल से डरते हैं ना लाठियों से डरते हैं। हाँ भाई बात, बोले आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ना तो लाठी से डरते हैं ना जेल से ना देखिए ये ताना वाला शब्द जो आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता, लेकिन जी बोलिए जनाब। ये लाठी और डंडे से निकले नहीं, झूठ बोल के निकली हुई पार्टी है। भाई साहब देखिए, पढ़ लिख के आई है ना, अनपढ़ वाली बात मत कीजिए। कभी पहले तो जुमला आप लोगों ने निकाला था 15 लाख, मैं दे दूंगा आपको, दे दूंगा। 14 लाख कभी नहीं बोला गया था। मैं कई बार, आप रिकॉर्ड में लाइए, मैं दे दूंगा। कहाँ से बदतमीजी चुन के लाते हैं? बीच में मत नहीं बोला हो ना, बीच में नहीं बोला हूँ, शांत रहिए। आराम से, वन बाई वन, एक एक करके इधर आइए, एक एक करके मैं आपको दूंगा, आपको चांस मिलेगा। इन्होंने नहीं पर्सनल क्या मैंने बुलवा, नहीं यही बोलिए, नहीं अब यहाँ नहीं बोलिए, अब तो आप यहाँ बोलिए। ये हाँ ये बोलिए। प्रतीक भैया, हम जनता के देखिए, अगर नियम आपने बनाया कि हम दूसरे में नहीं बोलेंगे तो आपको भी दूसरे में नहीं बोलना चाहिए। जी वही बात है कि हम सच्चे तुम झूठे, जब खुद पे झूठे तो पूरा जमाना झूठा, केवल हम सच्चे, वही कर रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो, लेकिन जब मेरी बारी आएगी मैं सबको डिस्टर्ब करूंगा। वही पार्टी है, झूठ बोलो पार्टी। और मैं आपको बता रहा हूं प्रतीक भैया, हमारी बहन बहुत अच्छा बोलती है। उन्होंने कहा कि लाल आंखें चीन को, अगर आपको इतनी आपके अंदर चीन के प्रति नफरत थी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चीन अरुणाचल से क्यों नहीं निकाला आपने? यह कौन सी मोहब्बत की दुकान थी जो आपने मणिपुर से निकाली? ये जरा बता दीजिए। राइट, लेकिन पहले कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी का पक्ष बनता है, क्योंकि उन पर सीधा सवाल किया गया। पूछ ये बोल रहे ऐसा कोई बयान नहीं है। अमित शाह जी का बयान 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। प्लीज देखिए, मैंने आपको दिखा दिया वीडियो, अकेले में आप तसल्ली में बीच में आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? बोला था, सबको बोला, बाद में बोला अमित शाह जी ने, ये जुमला था। हम तो बुद्धू बनाते हैं वोट मांगने के लिए, बाद में भूल जाते हैं। 2014 मोदी जी ने बोला था कि
देश के जो किसान है उनकी बात मानी जाएगी, इस पे कानून बनाया जाएगा। सत्ता आते फिर पलट गए वो। तो ये पलटू राम पार्टी है, झूठ बोलो पार्टी है, और केवल तानाशाही के दम पे और मीडिया के दम पे, अडानी के दम पे सरकार बना रही है, झूठ के दम पे। इनका झूठ ज्यादा चलने वाला नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं, ये तानाशाही लगातार जितना। अच्छा ये बताइए, बाकी तो समझ में आया, ये मीडिया के दम पे कैसे बना देती है सरकार? मतलब समझ में, इधर आ जाइए, किनारे आ जाइए, इधर आइए, मेरे पास आइए, अरे आइए। मुझे बताइए मीडिया के दम पे कैसे बना लेते? नहीं, क्यों नहीं बना रहे आप? जहां देखे आप, उनका झूठ का प्रपंच चढ़ाया जा रहा, किसानों की बात नहीं दिखाई जा रही। क्यों, आपकी भी तो बात दिखाई जाती है क्या? हमारी दिखा बना। जब आप कहते हैं कि जरा भगत सिंह की फोटो जरा इधर ऐसा कर दो थोड़ी सी। अब वो 13 दिन का आंदोलन, आप गए थे उस आंदोलन में? नहीं। क्यों नहीं गए थे वहां रामलीला मैदान में? वो कट्टर बेईमानों की। नो, कोई नहीं बोलेगा, किसी को चांस नहीं मिलेगा। चांस क्योंकि वही बोल रहे थे, इसलिए नियम उन्हीं का है जी, नियम वही लगेगा, उन्हीं का बिल लगेगा। पूछा, मैं बताता हूँ। नहीं, मुझे पूछना नहीं, मैंने तो बीच में एकदम जिज्ञासा बस पूछ लिया था। आगे बोलिए। मैंने तो एक बात सीधा बता दी आपको, देश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। जो नेता इनके साथ मिलता नहीं है उस पर ईडी भेज दी जाती है। इनके पास इतने बड़े नेता हैं तो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पास को ला। अच्छा, ये बताइए, सवाल तो इनका ये है कि आम आदमी पार्टी में ईडी आ जाती है, कांग्रेस में ईडी आ जाती है, समाजवादी पे अभी नहीं आई है। नहीं आई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आएगी। क्यों आएगी? ऐसा लग रहा है जैसे बोले ऐसा लग रहा है ये, लेकिन आप क्या नहीं आती है? ये कहते हैं आप क्या नहीं आती है, और ये सवाल इनका है, जायज सवाल है। 3-4 विषय मैं रख देता हूं। हाँ। एक बड़ा न्यूज नेटवर्क है, उसपे 2 मिनट 30 सेकंड का वीडियो है, देख लें। उन्होंने कोट किया था जो झूठा फैलाया गया था 15 लाख को। कोई नहीं कहा था, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, झूठ ना बोले, बिल्कुल कहा था, चैलेंज के साथ कहता हूं, नहीं कहा था ये बात। और मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि भैया इनको अरेस्ट कर रहे, उनको अरेस्ट कर रहे। 2 बातें याद कर लें, और सीना ठोक के कहता हूं, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो जाए, जो पत्थर चलाएगा उस पे बुलडोजर चलेगा, कलम चलाने पे नहीं चलेगा। और जो चोरी करेगा उसका ईडी जाएगा। कह रहे जो चोरी करेगा उस पर ईडी जरूर जाएगा, और जो गड़बड़ करेगा पत्थर चलाएगा तो उसके ऊपर बुलडोजर जाएगा। प्रतीक जी, जो चोरी करे उसके घर में ईडी जरूर जाना चाहिए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन 2 बातें हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहां सुन रहे हैं, इस बात से तो आपको भी डेटा आप देखते हैं, 90% देश की संपत्ति 10% लोगों के हाथ में चली गई, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। ये जनता मालिक है, और कोरोना में कितने ये मालिक हैं, इन्हें ये पता चल गया अच्छे तरीके से, क्या व्यवहार इस जनता ने झेला है, ये भी आपको पता है। तो इस देश में जब सारी परिस्थिति, कहीं पे पहाड़ बन रहा है तो कहीं पे खाई भी बन रही है, क्या इस चीज को पाटने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूं। एक मिनट। ये 2 ही वर्ग है पूरी दुनिया में जो किसी भी देश को संपन्न करते हैं, एक उत्पादन करने वाला, एक निर्माण करने वाला है। राइट। उत्पादन करने वाला किसान है, निर्माण करने वाला मजदूर है। आज इस देश में कोरोना के टाइम सारी विदेशी कंपनियों के दबाव में भारत का लेबर श्रम कानून खत्म कर दिया गया। ये इनकी खून चूस के विदेशी कंपनियां। इसमें कौन बात करेगा बताइए? श्रमिक पे ही बात कर रहा हूं। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भाई अपने गांव को छोड़कर बाहर शहर में कमाने आते थे, रेंट पे जब वो रहते थे, उनको राशन के लिए भी बोलता था राशन कार्ड तुम्हारा यहाँ का नहीं है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड करके उनको सम्मान से जीने का अधिकार किसी ने दिलाया, तो ये हमारी मोदी सरकार की गारंटी है, उन्हें सम्मान से दिलाया है। और दूसरी बात, कोरोना पे ये बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? जब हमारे डॉक्टर ने वैक्सीन का उत्पादन किया, वैक्सीन लेकर आए, इनके अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, मत लेना। आज जो हमको आलोचना कर रहे हैं ना सर, खड़े होकर गाली दे रहे हैं ना सर, ये मोदी की गारंटी, डॉक्टर का परिश्रम है कि आप वैक्सीन लिए, उस वक्त ही लिए, और देश सुरक्षित है। हाँ जी, सारे लोगों के हाथ ऊपर हैं। हाँ जी, क्या हुआ? कोई वायदा करना है? मेरा भी एक वायदा। वक्त, गुप्ता जी, उतावलापन बिल्कुल ठीक नहीं होता, संयम के साथ रखिए। आज वैलेंटाइन डे है और संयम का दिन भी है। संयम प्रतीक के लिए ऐसी कौन सी छोटी सी बात है आपकी? सबसे छोटी बात तो यही है कि आई लव यू। अब बोलिए, इसके अगर इसके मुकाबले की कोई बात हो तो बताइए मुझे। वही कहने वाला हूँ। क्या बोलिए? अरविंद केजरीवाल का आई लव यू इतना अच्छा है